नमस्कार साथियों, जीनियस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलें, जैसा कि हम हिंदी श्रृंखला को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हम जो हमारा मूल टॉपिक था वो था हिंदी भाषा का विकास। ठीक, उसमें हमने हिंदी के बारे में काफी कुछ जान लिया था। जैसे इसमें भाषा के बारे में भी हमने जान लिया था कि भाषा क्या होती है, कहाँ से मिलकर बनी होती है, भाषा की विशेषताओं की बात कर ली थी, भाषा सीखने के कौशलों पर हमने बात कर ली थी, भाषा सीखने के कारक पर हमने बात कर ली थी। साथ ही साथ हमने भाषा को विभाजित यानी भाषा को एक तरह से किन किन क्षेत्रों को लेकर हम उसका अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे, इस तरह की चीजों पर भी हमने बात कर ली थी। जिसमें हमने भाषा के अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा था। एक उसका भौगोलिक दृष्टिकोण, सबसे पहला था ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरे नंबर पर उसका भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरे नंबर पर राजनीतिक दृष्टिकोण। हम इसमें भौगोलिक दृष्टिकोण को लेकर बात कर रहे थे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर बात कर रहे थे। ठीक, तो इसी में हम चलेंगे आगे। हमने देख लिया था कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी हमने कुछ पॉइंट देख लिए थे कि जैसे हिंदी भाषा का जो विकास है, वहीं से एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। ठीक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम देखें तो हिंदी भाषा का विकास अगर हम देखें ऐतिहासिक दृष्टिकोण में, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, और इस हिंदी शब्द का प्रयोग अगर हम बात करें, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो वो ईरानियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। ठीक, और हिंदी शब्द का निर्माण अगर हम देखें हिंदी शब्द का, तो वो जो निर्माण हुआ है वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? सिंधु शब्द से। क्लियर हो रहा है ना? तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हिंदी का निर्माण हुआ है। प्रयोग सर्वप्रथम इसका किसने किया है? ईरानियों द्वारा किया गया। और अगर हिंदी शब्द देखें तो वो फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर? अब हम बात करते हैं हिंदी का विकास जिस तरह से चल रहा था, तो आप देखें कि जो हिंदी भाषा का विकास है या हिंदी अगर आप देखें तो सबसे पहले भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक, तो हिंदी है वो आप देखेंगे तो भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक, और हिंदी का विकास या हिंदी का निर्माण अगर हम देखें हिंदी भाषा का, तो वो हुआ है संस्कृत भाषा से। किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा को हम क्या कहते हैं? जगत जननी भाषा। क्लियर? तो जो हिंदी का निर्माण हुआ है हिंदी भाषा का, वो किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। और संस्कृत भाषा को हम क्या कहते हैं? जगत जननी भाषा। ठीक, अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें कि किस तरह से हिंदी का इससे विकास हुआ है, अगर हम उस पर प्रकाश डालें थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि जो संस्कृत भाषा है इसके प्रारंभ में 2 रूप प्रचलित थे। सबसे पहला जो रूप है उसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। इसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक, इसी को हम अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इसे देवताओं की भाषा भी कहते हैं। देवताओं की भाषा, इसी को हम कहते हैं
देवताओं की भाषा। और आप देखेंगे कि जितने भी हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं, वो सभी जो ग्रंथ हैं, जिसमें आपके वेद हो गए, ठीक, जिसमें क्या क्या हो गया, वेद हो गए, वेदों में आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ठीक। तो ये सब अगर आप देखें तो किस संस्कृत में निर्मित हैं? वैदिक संस्कृत में निर्मित हैं। किसमें निर्मित हैं? वैदिक संस्कृत में। ध्यान रखें, यानी इनकी जो भाषा है, वेद की भाषा हो या ब्राह्मण ग्रंथों की जो भाषा है, वो जो भाषा है वो आपकी कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत भाषा है। क्लियर हुआ? और ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो वेद या ब्राह्मण ग्रंथ है, इनका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? देवताओं द्वारा। इसीलिए इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। क्लियर? आगे देखें। अच्छा, एक चीज और समझें थोड़ा सा। जब आर्य लोग भारत में आए, जब आर्य लोग भारत में आए, तो उनकी जो मूल भाषा थी, आर्य लोगों की जो मूल भाषा थी, वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, यानी प्रारंभिक आर्य भाषा भी इसको कह सकते हैं। प्रारंभिक आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा, प्रारंभिक आर्यों की भाषा भी इसको कह सकते हैं। तो प्रारंभिक आर्यों की भाषा कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत है। कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत। ठीक। अच्छा, एक चीज समझो, जब वैदिक संस्कृत थी तो इसमें परिवर्तन करके लौकिक संस्कृत को बनाने का क्या आवश्यकता थी? यानी वैदिक संस्कृत से ही जो अगली भाषा बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? लौकिक संस्कृत कहेंगे। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत इसको कहेंगे। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और फिर इसमें भी परिवर्तन होगा, आगे अन्य भाषाओं का विकास होगा। तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो समझें, इसके लिए थोड़ा सा आप कहानी समझ लें हल्की सी। देखो, आर्य लोगों ने जब भारत पर आक्रमण किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जब इन्होंने बंदी बनाया, तो दोनों की भाषाएं अलग अलग थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्यों की भाषा नहीं समझ पाते थे, और आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भाषा नहीं समझ पाते थे। तो ऐसी स्थिति में कार्यों का संचालन किस तरह से होगा, इसके लिए क्या किया गया कि बीच का तोड़ निकाला गया। कुछ संस्कृत के शब्दों को सरल करके आर्य लोगों को समझाया, अनार्य लोग या फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को समझाया गया, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कुछ भाषा को शब्दों को लिया गया और वो आर्य लोगों ने समझा। और दोनों के परस्पर मेल से जो एक नई भाषा बनी, उसी भाषा को हम कहते हैं कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। समझ में आ रहा है ना? और ये जो भाषा थी, ये सामान्य लोगों की भाषा थी। किसकी भाषा थी? सामान्य लोगों की भाषा, लोगों की भाषा। तो आप देखेंगे कि पर्सनल कार्यों के संचालन करने के लिए एक नई भाषा का जन्म करना पड़ा। इस भाषा को दोनों लोग समझते थे। इस भाषा को आर्य लोग भी समझते थे, और साथ ही साथ उनके जो गुलाम लोग कह सकते हैं, या उन्होंने जिनको अपने अधीन किया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल लोग थे, वो लोग भी इस भाषा को क्या करते थे? समझते थे, और दोनों का कार्य संचालित होने लगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से वैदिक संस्कृत से एक नई भाषा का विकास हो गया। इसको कहते हैं कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। और जितने भी उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं, काल के ग्रंथ, वो सारे ग्रंथ आप देखेंगे कि संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में है। ठीक, सारे के सारे ग्रंथ लगभग जो उत्तर वैदिक काल में रचित हुए, वो सारे ग्रंथ किसमें हैं? लौकिक संस्कृत में। इसीलिए, और इसको सभी लोग बोलते थे, सभी लोग समझते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सामान्य लोगों की भाषा। क्लियर हुआ? अब देखें, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, और आप देखेंगे कि इस लौकिक संस्कृत से आप देखेंगे तो आगे चलकर फिर से समाज में
क्रांति हुई और समाज में फिर से एक परिवर्तन आया, समाज में फिर से एक परिवर्तन आया और एक नया धर्म जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म प्रभावशाली हुआ। और उन्होंने कहा, उन्होंने छोटे से छोटे स्तर के लोगों को जोड़ा और उन्होंने कहा कि हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा को विकसित करना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। और अंततः इस लौकिक संस्कृत से अगली जो नई भाषा का निर्माण हुआ, अगली जो नई भाषा बनी, उसको हमने कहा, लौकिक संस्कृत से जो अगली नई भाषा बनी उसको हमने कहा पाली भाषा। क्या कहा? पाली भाषा, पाली भाषा। ठीक, तो ध्यान रखना ये क्रम है। वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ और लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा बनी। कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, आप देखेंगे पाली भाषा अगर हम बात करें तो ये मूलतः बौद्ध धर्म की भाषा कहलाती है। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा। यानी बौद्ध धर्म के जो मोस्टली अधिकतर ग्रंथ हैं वो सारे लगभग सारे ग्रंथ लगभग किस भाषा में है? पाली भाषा में है। क्लियर हुआ? ध्यान रखें। इसके बाद समाज में फिर से क्रांति कह सकते हैं या क्रांति हुई और पाली भाषा में भी परिवर्तन हुआ, पाली भाषा में भी परिवर्तन किया गया और इसी पाली भाषा से अंततः एक नई भाषा बनी जिसे हम कहते हैं जैन धर्म की भाषा। किस धर्म की भाषा? जैन धर्म की भाषा। और उसको हम कहते हैं प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और ये मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे। किस भाषा में मिलेंगे? प्राकृत भाषा में। क्लियर हुआ? तो प्राकृत भाषा का विकास हुआ। ठीक, प्राकृत भाषा का विकास हुआ। आगे आप देखेंगे ये जो प्राकृत भाषा है, इस प्राकृत भाषा में क्षेत्रीय विषमता आई, क्षेत्रीय भाषाएं जुड़ी। इस प्राकृत भाषा में मुख्यतः आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का जुड़ाव हुआ और इन शब्दों के कारण फिर से समाज में एक नई भाषा बनी प्राकृत भाषा से, जो किससे बनी? प्राकृत भाषा से मिलकर बनी। यानी प्राकृत भाषा से इसका विकास हुआ और उस भाषा को हमने कहा अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा। क्लियर? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ किससे? प्राकृत भाषा से। प्राकृत भाषा से क्षेत्रीय विषमता आई उसमें, यानी क्षेत्र के शब्द जुड़े तो उस भाषा को हमने कौन सी भाषा कहा गया? अपभ्रंश भाषा कहा। क्लियर हुआ ना? और अपभ्रंश भाषा से कुछ समय के लिए एक नई भाषा का विकास हुआ जिसे हम अवहट्ट भाषा कहते हैं। अवहट्ट भाषा, अवहट्ट भाषा। ध्यान रखें, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। अवहट्ट भाषा ज्यादा समय तक इसका विकास नहीं, यानी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि इसका निश्चित व्याकरण और लिपि नहीं थी, इसीलिए ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। वैसे यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि अवहट्ट भाषा के जनक, जनक अगर आपसे पूछ ले तो वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अवहट्ट भाषा के जनक कौन है? विद्यापति। और इनकी फेमस बुक पूछी जाती है विद्यापति की, कई एग्जामों में इनकी बुक पूछी जाती है, तो उस बुक का नाम है कीर्तिलता। कीर्तिलता। क्लियर हो रहा है ना? तो उस बुक का नाम क्या है? कीर्तिलता। यानी इनकी जो बुक है उस बुक का नाम है कीर्तिलता।
कीर्तिलता। ठीक, ध्यान रखें। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक, अब हम देखेंगे अपभ्रंश भाषा को। किसको देखेंगे? अपभ्रंश, क्योंकि अवट्ट भाषा ज्यादा समय तक नहीं चली, तो हमारे लिए जो मूल भाषा है अभी यहां तक वो कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा। जैसे एक बार रिवीजन कर लें, हिंदी का जो निर्माण है वो किससे है? संस्कृत भाषा से। प्रारंभिक रूप में जो संस्कृत है वो कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में। यानी सबसे पहले थी लौकिक वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। और इसे कुछ ही लोग बोलते थे, इसीलिए इसको कहा गया कि ये किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा। क्लियर हो रहा है ना? प्रारंभिक आर्यों की भाषा इसको कहते हैं, कि आर्य लोग जब आए थे तो इसी भाषा को बोलते थे, इसीलिए इसको कहा गया प्रारंभिक आर्यों की भाषा। और जितने भी प्रारंभिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, वो सब किस भाषा में हैं? वैदिक संस्कृत में ही है। क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान रखें, वैदिक संस्कृत से धीमे धीमे एक नई भाषा बनी, उसको कहा गया लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से अगली भाषा बनी, वो कहा गया पाली भाषा। पाली भाषा से अगली भाषा बनी, वो कौन सी है? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में क्षेत्रीय विषमता जब आई तो फिर से एक नई भाषा बनी, उसको कहा गया कौन सी? अपभ्रंश भाषा। और इसी अपभ्रंश भाषा से ही आप देखेंगे कि हिंदी का विकास हुआ है। तो हमारे लिए जो मूल भाषा है वैसे देखा जाए तो वो कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। क्लियर हो रहा है ना? तो आप नया हेडिंग डालें, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। ठीक, और ध्यान रखेंगे ये जो अपभ्रंश भाषा है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत की भौगोलिक कंडीशन के आधार पर अगर हम देखें, भारत की भौगोलिक कंडीशन के आधार पर अगर हम देखें तो इस भाषा का जो विकास क्रम है वो आप देखेंगे कि वो कुछ महाजनपदों के आधार पर इसका विकास हुआ है। क्योंकि आप 16 महाजनपद जब इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, उसमें देखेंगे 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ भारत में। तो उन्हीं महाजनपदों के आधार पर ही इस अपभ्रंश भाषा का भी विकास हुआ। जैसे इसमें सबसे पहला मूल जो महाजनपद है उसको कहते हैं मगध महाजनपद। कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद, जो आपको बिहार के आसपास देखने को मिलेगा। और एक जो महाजनपद है वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर? भारत यानी मथुरा के आसपास, जिसे कहते हैं सूरसेन। कौन सा महाजनपद? सूरसेन महाजनपद। महाजनपद, समझ रहे ना? और इन्हीं दोनों महाजनपदों के क्षेत्रों में, यानी इनके आसपास के क्षेत्रों में ही इस अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। क्लियर हो रहा है ना? तो आप देखेंगे किस तरह से इसका विकास हुआ, उन सारी चीजों। तो मुख्यतः आप देखेंगे कि जो अपभ्रंश भाषा है ये 4 अपभ्रंश भाषा यानी 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले जो सूरसेन महाजनपद के आसपास जिस भाषा का विकास हुआ, जिस अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, उसको कहा गया सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, समझना चीजें। यानी जिस अपभ्रंश भाषा का विकास मथुरा के आसपास हुआ या सूरसेन महाजनपद के आसपास हुआ। सूरसेन महाजनपद कहां पर था? मथुरा में, आधुनिक मथुरा क्षेत्र में। और ये आधुनिक पटना क्षेत्र में। ये कहां पर था? आधुनिक पटना क्षेत्र में। क्लियर? तो थोड़ा सा ऊपर है, मैं बना दिया उस तरह का, थोड़ा सा ऊपर आप बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा ही बनाई है, एग्जैक्ट लोकेशन मैंने नहीं बनाई है। ठीक, तो मथुरा के आसपास या सूरसेन महाजनपद के आसपास जिस अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ उसको क्या कहा गया? सौर सैनी अपभ्रंश। क्या कहा गया? सौर सैनी अपभ्रंश। अब ध्यान रखें, जो मगध महाजनपद के आसपास जिस भाषा का विकास हुआ उसको कहा गया मागधी अपभ्रंश। क्या कहा गया? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। ठीक,
और जो मगध महाजनपद और सौरसेन महाजनपद के बीच का जो ये क्षेत्र था, बीच वाला जो क्षेत्र था, इसमें एक नई भाषा का विकास हुआ, नई अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। उसको कहा गया अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, समझना चीजें, ठीक। तो इसमें जो अपभ्रंश का विकास हुआ उसको क्या कहा गया? अर्धमागधी अपभ्रंश। क्लियर? तो यहां पर अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। और फिर आप देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं आपके, उन क्षेत्रों में जो भाषा विकसित हुई, तो यहां पर एक नया अपभ्रंश विकास हुआ और उसको कहते हैं खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, ठीक। तो मुख्यतः 4 अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ भारत में। पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा जो सूरसेन महाजनपद के आसपास था, मागधी अपभ्रंश जो मगध महाजनपद के आसपास था, और दोनों के मध्य वाले क्षेत्र में एक नया अपभ्रंश विकास हुआ, उसको कहते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। और जो पहाड़ी क्षेत्र थे आपके, वहां पर एक नया अपभ्रंश विकसित हुआ और उसको कहते हैं खस अपभ्रंश। क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। ठीक। अब देखो, जो आपका सौरसेनी अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश से 3 प्रकार की हिंदी भाषा का विकास हुआ। क्योंकि अब यहां से भी आगे जब जाएंगे तो क्षेत्रीय विषमता आ जाएंगी, क्षेत्र विशेष का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा आपको। तो क्षेत्रीय विषमता के आधार पर सौरसेनी अपभ्रंश से 3 प्रकार की हिंदी का विकास हुआ। कितने प्रकार की हिंदी का विकास हुआ? 3। कौन कौन सी? तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें तो इससे पहली हिंदी का विकास हुआ, उसको कहते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ठीक। दूसरा आप देखेंगे इससे विकास हुआ, तो दूसरी जो भाषा है जो इससे विकसित हुई, उसको कहते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ठीक। और तीसरा इससे विकसित हुआ, तीसरा इससे विकास हुआ, तो वो था गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी। तो प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। और इसमें भी आगे डिटेल में देखेंगे। अभी अगर आपसे पूछ रहे राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। गुजराती हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। क्लियर हुआ? तो 3 प्रकार की हिंदी का जो हिंदी भाषा का विकास हुआ किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। क्लियर? अब बात करते हैं मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से आप देखेंगे एक प्रकार की हिंदी भाषा का विकास हुआ, केवल एक प्रकार की हिंदी भाषा का विकास हुआ। किससे? मागधी अपभ्रंश से। और वो है आपकी बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। यानी जो बिहार के आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको हम कहते हैं कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ वो किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से। क्लियर हो रहा है ना? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ, ठीक। ठीक। अब बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से भी एक हिंदी का विकास हुआ और इसको हम कहते हैं पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ठीक। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो आपको किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। थोड़ा सा मैप की सहायता से अगर आप देखेंगे इसको तो और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखो, समझे, ये है आपका सौरसेन या सौरसेनी अपभ्रंश वाला क्षेत्र। तो जितना भी पश्चिम वाला, यानी आप देखेंगे इधर से, जैसे ये भारत का दक्षिण इलाका है, ये कौन सा है? उत्तरी इलाका है ऊपर, और ये पूर्वी इलाका है, और ये क्या है? पश्चिमी इलाका। तो पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिमी भाग में भारत के में जो हिंदी बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी।
जैसे आप देखेंगे आपका मथुरा हुआ, आपका एटा हुआ, आपका इटावा, ये जो क्षेत्र हैं ये किसके हैं? पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र हैं। ठीक, आप राजस्थान की ओर चले जाएंगे, जैसे जयपुर हुआ, जैसे बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ, ये जो क्षेत्र हुए, तो इनमें जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं राजस्थानी हिंदी। और यहां से निकलकर आप जब गुजरात की ओर चले जाएंगे, ये जो गुजरात वाला इलाका है, इधर की ओर चले जाएंगे, तो यहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं कौन सी हिंदी? गुजराती हिंदी। क्लियर हो रहा है ना? मागधी अपभ्रंश से आप देखेंगे मगध के आसपास जो बिहार वाला रीजन है, बिहार के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हो, झारखंड के कुछ क्षेत्र हो, बिहार के क्षेत्र हो, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो नेपाल का भी कुछ क्षेत्र है, उसमें आसपास में जो बोली जाती है उसको हम कौन सी हिंदी कहते हैं? बिहारी हिंदी। क्लियर हो रहा है ना? और फिर इसके बाद आप जैसे बिहार के थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे, कुछ इलाका इसमें पश्चिम बंगाल का भी शामिल है, तो वहां पर जो हिंदी बोली जाती है उसको हम कहते हैं कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद आप देखेंगे ये जो खस अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश से दो प्रकार की हिंदी का विकास हुआ, क्योंकि मूलतः इससे पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। इनको खस अपभ्रंश से पहले एक पॉइंट लिख लें, खस जो अपभ्रंश है इससे अगर पहले देखेंगे आप तो किसका विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी जो हिंदी भाषा बोली जाती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, थोड़ा सा इलाका जम्मू कश्मीर वाला भी, ठीक, तो यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है उसको हम कौन सी हिंदी कहते हैं? पहाड़ी हिंदी कहते हैं। थोड़ा सा इलाका नेपाल का भी इसमें शामिल हो जाता है, तो वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं पहाड़ी हिंदी, और उसका विकास हुआ है कौन से अपभ्रंश से? खस अपभ्रंश से। क्लियर हो रहा है ना? किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से। अब हम एक एक करके सबको बात करते हैं। क्लियर? कोई समस्या किसी को? नोट कर लिया? आगे बढ़े। अब हम सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो जो पश्चिमी हिंदी है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मुख्यतः 5 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, या 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार की बोलियां या फिर उनको भाषा भी कह सकते हैं, भाषाएं शामिल की जाती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक, कौन कौन सी? या पहले पॉइंट लिखेंगे, इसमें 5 प्रकार की हिंदी भाषा शामिल की जाती है, हिंदी भाषा शामिल की जाती है, शामिल की जाती है, यानी 5 प्रकार की हिंदी भाषा है इसके अंदर। कौन कौन सी वो देखें आप। ठीक, सबसे पहले क्रम से चलेंगे, ध्यान रखना। 5 प्रकार की हिंदी भाषाओं का विकास किया गया है किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वो है बांगरू भाषा। कौन सी भाषा? बांगरू भाषा। यानी बांगरू भाषा जो है वो किसका पार्ट है? पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। और इसका क्षेत्र भी हम यहीं पर देखते चलेंगे तो आप देखेंगे जो हरियाणा क्षेत्र है, यानी जो हरियाणा का रीजन है, हरियाणा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? बांगरू हिंदी भाषा कहते हैं, या बांगरू भाषा बोलते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैप पर भी आप देखते चलेंगे, या मैप पर बाद में ही फोकस कर सकते हैं, या तो अभी आप देखते चलें इसको मैप पर। ये आपका जो हरियाणा वाला रीजन है, हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहां पर यह है आपका हरियाणा। तो हरियाणा वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कौन सी हिंदी कहते हैं? बांगरू हिंदी। क्लियर हो रहा है ना? कौन सी हिंदी? बांगरू हिंदी। ठीक, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे इसके अंतर्गत खड़ी बोली क्या शामिल होती है पश्चिमी हिंदी में? खड़ी बोली। दूसरे नंबर पर इसमें किसका स्थान आता है? खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत शामिल है? पश्चिमी हिंदी के। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? कौन से अपभ्रंश से? सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। खड़ी बोली अगर आप देखेंगे तो ये आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है, जैसे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, समझे, बागपत, बड़ौत, ये जो रीजन है, और आपका जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहां तक के जो क्षेत्र हैं, कुछ हिस्सा इसका दिल्ली में भी है, कुछ हिस्सा कहां पर है, दिल्ली में भी है, कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में भी है। तो इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं कौन सी हिंदी, खड़ी बोली। कौन सी बोली, खड़ी बोली। क्लियर हो रहा है ना, ठीक, समझ में आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं खड़ी बोली। अच्छा, खड़ी बोली को एक दूसरा नाम भी जाना जाता है, इसको कौरवी भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा, कौरवी भाषा। और देखो इसका ये आकलन किया जाता है कि कौरवों की जो राजधानी थी वो क्या थी, इंद्रप्रस्थ। कौरवों की जो राजधानी थी वो क्या थी, इंद्रप्रस्थ। महाभारत कालीन अगर देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ का जो इलाका है वो दिल्ली और मेरठ के बीच में माना जाता है। तो उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी को कहते हैं खड़ी बोली या फिर कौरवी भाषा। और इसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी से। किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी से। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। क्लियर हुआ। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे, इसी पश्चिमी हिंदी से तीसरे नंबर पर अगर कोई भाषा विकसित है तो उसको कहते हैं ब्रज भाषा। क्या कहते हैं, ब्रज भाषा। तो वो है आपकी ब्रज भाषा। क्लियर हो रहा है ना। तो ब्रज भाषा किससे, किसके अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। और ये जो ब्रज भाषा है अगर आप देखेंगे तो जैसे मथुरा, जैसे आगरा, राजस्थान का भी कुछ रीजन है, जैसे धौलपुर हुआ, भरतपुर हुआ, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपका एटा हुआ, मैनपुरी हुआ, फिरोजाबाद हुआ, समझ रहे हैं ना। इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं, ब्रज भाषा। क्लियर हो रहा है ना, कोई समस्या किसी को, आगे बढ़े। अगला आप देखेंगे, इसी पश्चिमी हिंदी से अगली जो भाषा विकसित हुई, क्योंकि 5 प्रकार की भाषा का विकास हुआ है, ध्यान रखेंगे, तो वो है आपकी कन्नौजी। कौन सी भाषा, कन्नौजी भाषा। कन्नौजी भाषा, ठीक, कौन सी भाषा, कन्नौजी भाषा। और इस भाषा का विकास आपको कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कन्नौज हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, हमारा ना, जैसे हरदोई हुआ, जैसे आपका सबसे बड़ा रीजन इसमें कानपुर हुआ, हमारा ना, कानपुर के आसपास या कन्नौज के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके पड़ जाते हैं उनमें जो भाषा बोली जाती है उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं, कन्नौजी भाषा। क्लियर हो रहा है ना। और इन सबका विकास हुआ है किस हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से। कोई समस्या हो तो बताओ यहां तक, ठीक। अब इससे अगली जो भाषा इससे विकसित हुई इसी पश्चिमी हिंदी से, वो है आपकी, अगली जो भाषा इससे विकसित हुई है वो है आपकी बुंदेली भाषा। कौन सी भाषा, बुंदेली भाषा। और इसका जो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड का मतलब है जैसे जो आपका झांसी, ललितपुर, इसमें अगर देखा जाए तो जैसे झांसी हुआ, जैसे ललितपुर हुआ, ठीक, इसमें एमपी के भी कुछ क्षेत्र शामिल है। तो इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी कौन सी भाषा है, बुंदेली भाषा। और इन सारी भाषाओं का विकास किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनीयपुरम से। किससे हुआ है, सौरसेनीयपुरम से। क्लियर हो रहा है ना, कोई समस्या किसी को, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। सारे क्षेत्र भी आपको मैं बताता चल रहा हूं कहां पर किसका विकास हुआ है। जैसे बांगरू भाषा हरियाणा क्षेत्र में है, खड़ी बोली या इसी को कौरवी भाषा बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे सहारनपुर, मेरठ वगैरह, ये मैंने बता ही दिया। ब्रज भाषा आपके आसपास के जो रीजन है जहां आप पढ़ रहे हैं, जैसे एटा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा है, भरतपुर है, इसके जो क्षेत्र है यहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा। इसके बाद अगली है कन्नौजी भाषा, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में, फर्रुखाबाद हुआ, कन्नौज हुआ, कानपुर हुआ, ठीक। और फिर है बुंदेली भाषा, और ये आपकी बुंदेलखंड में, जैसे झांसी, ललितपुर वगैरह इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं बुंदेली भाषा।
और इन सारी भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। कोई समस्या यहां तक? ठीक, कन्फर्म, ठीक। अब आप देखेंगे राजस्थानी हिंदी। अगला क्या देखेंगे इसमें? राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी से अगली जो भाषा बनी या अगली जो हिंदी का विकास हुआ वो कौन सी हिंदी का विकास हुआ? राजस्थानी हिंदी। तो इसमें भी हम इसको भी देख लेते हैं, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ठीक। और आप देखेंगे कि जो राजस्थानी हिंदी है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे एक चीज समझें, जैसे ये आपका दिल्ली सेंटर है, ये क्या है? दिल्ली। और दिल्ली से जब आप मुंबई वाला हाईवे पकड़ेंगे जो राजस्थान होके आया है, कहां होके आया है? राजस्थान होके आया है, समझ रहे हैं ना? जो राजस्थान होके आया है, तो सबसे पहले वहां एक जगह पड़ती है, उसको कहते हैं मेवात। क्या कहते हैं? मेवात। जो कुछ क्षेत्र हरियाणा का है और कुछ किसका है? राजस्थान का। दिल्ली से निकलते ही सबसे पहले मेवात पड़ती है। तो मेवात वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं मेवाती भाषा। कौन सी भाषा? मेवाती भाषा। तो राजस्थानी हिंदी में सबसे पहली जो भाषा है उसको कहते हैं कौन सी भाषा? मेवाती भाषा। क्लियर हो रहा है ना? जो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, लिखना भी चाहे तो लिखते चले, मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र, ठीक। इसके बाद अगली जो भाषा है, मेवात के बाद जो अगली भाषा है वो आपको आगे जब आ जाएंगे तो आप जयपुर के आसपास आ जाएंगे। किसके आसपास? जयपुर। तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में अगली भाषा बोली जाती है, उसको कहते हैं जयपुरी, जयपुरिया, या इसी को कहते हैं डूडाणी, डूडाणी, डूडाणी भाषा, डूडाणी भाषा। तो डूडाणी भाषा कह लो या जयपुरिया भाषा कह लो, दोनों ही किससे विकसित हुई है? राजस्थानी हिंदी से। क्लियर हो रहा है ना? और राजस्थानी हिंदी किससे विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। क्लियर हो रहा है यहां तक? कोई समस्या? इसके बाद आप देखेंगे इससे अगली जो भाषा विकसित हुई है, इससे जो अगली भाषा विकसित हुई है वो हुई है मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी अगली जो भाषा है उसका क्या नाम है? मेवाड़ी भाषा। और आप देखेंगे मेवाड़ी जो भाषा है वो आपको मेवाड़ क्षेत्र में दिखाई देगी। मेवाड़, मेवाड़ का मतलब है जैसे आप उदयपुर वगैरह जाएंगे कभी, उदयपुर क्षेत्र है या ये क्षेत्रों में जो भाषा है उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, उसको कहते हैं मेवाड़ रीजन, महाराणा प्रताप वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं मेवाड़ी भाषा। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अगली इसी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से अगली जो भाषा का विकास हुआ है उसको कहते हैं मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? मारवाड़ी, मारवाड़ी भाषा। और जो मारवाड़ी भाषा आपको दिखाई देगी बीकानेर वगैरह क्षेत्र है, बीकानेर है, जैसलमेर वगैरह, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो भाषा दिखाई देगी उसको कहते हैं मारवाड़ी, यानी मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। और इन सबका इन सारी भाषाओं का विकास हुआ है किससे? राजस्थानी हिंदी से। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद आगे आप देखेंगे अगली जो भाषा है इसमें वो है हाड़ौती। वो कौन सी है? हाड़ौती, हाड़ौती भाषा। और हाड़ौती भाषा है, इसका भी राजस्थान में आप देखेंगे ये जो भाषा आपको दिखाई देगी तो ये कोटा क्षेत्र में दिखाई देगी। कोटा, बूंदी वगैरह जो क्षेत्र पड़ते हैं, तो कोटा रीजन में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं हाड़ौती भाषा। क्लियर हुआ? और इस तरह से राजस्थानी हिंदी से भी 5 भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक, कौन कौन सी? मेवाती भाषा जो मेवात क्षेत्र में है, क्रम से देखेंगे, हरियाणा से, दिल्ली से निकलते ही। उसके बाद पड़ता है जयपुर, तो जयपुरिया या डूडानी भाषा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अलवर वगैरह क्षेत्र की ओर, उधर महाराणा प्रताप उदयपुर की ओर जाएंगे तो वहां पर मेवाड़ी भाषा। उससे आगे जाएंगे जैसलमेर, जोधपुर वगैरह क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर कौन सी भाषा? मारवाड़ी भाषा। और फिर आप लौट के इधर कोटा वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, कोटा वाला रीजन है, वहां के आसपास में देखेंगे तो वहां पर जो भाषा है उसको कहते हैं हाड़ौती भाषा। क्लियर हुआ? तो ये किससे विकसित हुई है? राजस्थानी हिंदी से। अब लास्ट हिंदी और देख लें इसमें, वो है गुजराती हिंदी। वो कौन सी है? गुजराती हिंदी। क्लियर हुआ? तो यहीं पे देख लेते हैं अगली जो भाषा है, यानी सौर सैनी अपभ्रंश से अगली भाषा का विकास हुआ उसको हम कहते हैं गुजराती हिंदी। गुजराती,
ठीक। तो गुजराती हिंदी से एक भाषा का विकास हुआ, उसको कहते हैं गुजराती भाषा। गुजराती भाषा यानी गुजराती भाषा का जो विकास हुआ है गुजराती हिंदी से, और गुजराती हिंदी का विकास हुआ है किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से। क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? ठीक ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ। ठीक है, अगला हटा दो इसको। ठीक, अगला है, अगला हम इसमें हमने बताया था मागधी अपभ्रंश। ये आपका एक अपभ्रंश क्लियर हो गया। कौन सा अपभ्रंश? सौरसैनी अपभ्रंश। और सौरसैनी अपभ्रंश में जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब हम अगला जो देखेंगे, अगला जो देखेंगे वो था मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश से एक भाषा का विकास हुआ था, इसको हम कहते हैं कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में आप देखेंगे कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। बिहारी हिंदी। ठीक, तो हेडिंग डालें मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है किसका? बिहारी हिंदी। और ध्यान रखें इस बिहारी हिंदी से आपको 3 भाषाओं का विकास देखने को मिलता है। बिहारी हिंदी में आपको 3 भाषाओं का विकास देखने को मिलता है। सबसे पहले मगही, मगही भाषा। मगही भाषा जो आपको बिहार में मगहर क्षेत्र में आपको दिखाई देगी, बिहार के मगहर क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। दूसरा है मैथिली भाषा। दूसरी क्या है? मैथिली भाषा। और ये आपको नेपाल की तराई में देखने को मिलेगी, यानी उत्तरी बिहार में आपको देखने को मिलेगी। नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में जो आपको भाषा देखने को मिलेगी उसको हम कहते हैं मैथिली भाषा। ठीक, और इसके बाद अगली जो भाषा है वो आपको देखने को मिलेगी भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा। और ये जो भाषा है आपको पूर्वी बिहार के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। इसी को हम कहते हैं कौन सी भाषा? भोजपुरी भाषा। और इन तीनों भाषाओं का विकास हुआ है किससे? बिहारी हिंदी से। और बिहारी हिंदी का विकास हुआ है कौन से अपभ्रंश से? मागधी या मगधी अपभ्रंश से। क्लियर हुआ? ठीक, अब अगला अपभ्रंश और लिखाया था, तीनों अपभ्रंश क्लियर कर लेते हैं। अगला अपभ्रंश था कौन सा? अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी या मगधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश। ठीक, अर्ध मागधी अपभ्रंश। और ध्यान रखें जो अर्ध मागधी अपभ्रंश है इससे मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 भाषाओं का विकास देखने को मिलेगा आपको। पूर्वी हिंदी में भी 3 भाषाओं का विकास देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे पहली जो भाषा है पूर्वी हिंदी की वो है अवधी। वो कौन सी है? अवधी भाषा। अवधी भाषा। और अवधी भाषा आपको उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ के आसपास, किसके आसपास? लखनऊ या अयोध्या के आसपास की जो भाषा है उसको हम कहते हैं कौन सी भाषा? अवधी भाषा। और अवधी भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्लियर हो रहा है ना? तो अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ के आसपास, अवध क्षेत्र के आसपास देखने को मिलेगी। क्लियर? अगला, अगली जो इससे भाषा का विकास हुआ है उसको कहते हैं बघेली। बघेली, बघेली भाषा। और ये जो बघेली भाषा है ये आपको बघेल खंड के पठार पर देखने को मिलेगी। बघेल खंड का पठार, बघेल खंड का पठार। और ये आपको पड़ता है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आप देखेंगे सोनभद्र, जैसे आप देखेंगे मिर्जापुर। समझ में आ रहा है ना? सोनभद्र हुआ आपका, मिर्जापुर हुआ। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं कौन सी भाषा? बघेली भाषा। कौन सी भाषा? बघेली भाषा।
और इससे जो अंतिम भाषा का विकास हुआ उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा। और इसका जो विकास है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा। और उसका विकास हुआ है किस हिंदी से? पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है किस अपभ्रंश से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्लियर? कोई समस्या किसी को? ठीक। अब एक अपभ्रंश और आपका रह गया है, उसको भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। तो अगला जो अपभ्रंश है वो है आपका खस अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? खस अपभ्रंश। और ध्यान रखें, इस खस अपभ्रंश से आपको एक भाषा का विकास देखने को मिलेगा, और वो भाषा है आपकी कौन सी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। यानी खस अपभ्रंश से जो भाषा विकसित या भाषा का जो विकास देखने को मिलेगा आपको, वो है आपका क्या? पहाड़ी हिंदी भाषा। क्लियर? और पहाड़ी हिंदी भाषा से आपको दो प्रकार की हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलेगा। एक कुमायूनी, कुमायूनी हिंदी, और एक है गढ़वाली हिंदी। गढ़वाली हिंदी, गढ़वाली हिंदी। तो एक कुमायूनी हिंदी और एक गढ़वाली हिंदी। और ये दोनों ही हिंदी भाषाएं अगर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों ही भाषाएं मुख्यतः तीन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। एक तो आपको उत्तराखंड में दिखाई देगी, गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो गढ़वाल रीजन है आपको वहां पर दिखाई देगी। तो ये कहां पर दिखाई देगी? एक तो आपको उत्तराखंड में, दूसरा आपको ये दिखाई देगी, थोड़ा सा हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा, और आपको नेपाल में दिखाई देगा। कहां पर? नेपाल में। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी, यानी कुमायूनी और गढ़वाली हिंदी। जो पहाड़ी हिंदी का विकास है पहाड़ी हिंदी से विकसित हुई है। और पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। कोई समस्या हो यहाँ तक तो बताओ। ठीक। इसके अलावा दो अपभ्रंश और रह गए, उनको भी यहीं पर निपटा लेते हैं। सब इसके अलावा दो अपभ्रंश और हैं, उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। एक है आपका ब्रांचड़ अपभ्रंश। ब्रांचड़ अपभ्रंश। और ब्रांचड़ अपभ्रंश से आप देखेंगे एक भाषा का विकास आपको देखने को मिलेगा, वो है आपकी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा, जो आपको सिंध क्षेत्र में दिखाई देगी, जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। जो बलूचिस्तान वाला जो रीजन है आपका, कुछ हिस्सा इसका गुजरात से भी टच करता है। तो गुजरात का जो वो इलाका है उसको हम कहते हैं सिंधी भाषा या सिंध क्षेत्र। ठीक। सिंध क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम कहते हैं सिंधी भाषा। क्लियर हो रहा है ना? इसके अलावा एक अपभ्रंश और है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश, अच्छा थोड़ा सा समझ लो पैसाची अपभ्रंश के बारे में, हल्का सा समझ लो पैसाची अपभ्रंश के बारे में। हाँ हाँ, पैसाची पहले समझ लो थोड़ा सा। देखो ये वाला जो रीजन है आपका, ये बोला जाता था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जिसमें आपका पंजाब, अब तो पाकिस्तान में विभाजित हो गया, पहले तो पूरा ही एक था ना। तो पंजाब, और ये आपका है गुजरात वाला रीजन, सॉरी राजस्थान वाला रीजन। ये कौन सा है? राजस्थान वाला रीजन। अब आप देखेंगे कि मोस्टली आक्रमण हुए भारत में, चाहे वो मध्यकाल में हुए चाहे वो प्राचीन काल में हुए, अधिकतर जो आक्रमण है वो इसी क्षेत्र से ही तो हुए हैं भाई, इसी क्षेत्र से ही तो हुए हैं अधिकतर आक्रमण। तो इन क्षेत्रों को कई सारे राजाओं ने जीता। ये कभी भारतीय राजाओं के अधीन भी रहे और कभी विदेशी राजाओं के अधीन भी रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रमण यहीं पर होता था। तो एक चीज मुझे बताओ, क्या यहां पर ऐसा नहीं हुआ होगा कि विदेशी राजा आक्रमण करने आए हो तो उनके कुछ लोग यहां रह गए हो? हुआ होगा या नहीं हुआ होगा?
इस वाले क्षेत्र में बताना, ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र में। क्लियर हो रहा है ना? और जब हिंदू राजा ने किसी ने जीत लिया तो उसके भी लोग कुछ वहां पहुंचे होंगे। ठीक, अब दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत, दोनों की भाषाएं अलग है। उनकी भाषाएं विदेशी है, राजाओं की जो भाषा है, विदेशी लोग आए उनकी भाषा अलग थी और हमारी भाषा क्या थी, अलग थी एक तरह से। तो ध्यान रखें, इन दोनों भाषाओं के मिश्रण से, भारतीयों या देशी राजाओं के जो लोग थे उनके मिश्रण से और विदेशी भाषाओं के मिश्रण से यहाँ पर एक नया अपभ्रंश का विकास हुआ और उस अपभ्रंश को कहते हैं पैशाची अपभ्रंश। क्या कहते हैं? पैशाची अपभ्रंश। क्यों? क्योंकि वो लोग मानते थे कि ये लूटपाट करने वाले लोग हैं, तो इसीलिए क्या है, पिशाच हैं, भूत प्रेत हैं, ये भूत पिशाच हैं ये लोग, ऐसा कहते थे। तो उन्होंने उनकी भाषा को एक नया अपभ्रंश नाम दे दिया, उसको कहा गया कौन सा अपभ्रंश? पैशाची अपभ्रंश। और पैशाची अपभ्रंश से दो भाषाओं का विकास हुआ भारत में। वो भाषा है, पहली भाषा है लहदा भाषा। कौन सी भाषा? लहदा भाषा। ठीक, और ये जो लहदा भाषा है, ये इसका विकास सर्वाधिक आप देखेंगे तो गुरु नानक के समय पर। किसके समय पर? गुरु नानक देव जी के समय पर इसका विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है लहदा भाषा का? और लहदा भाषा की जब लिपि बदली गई बाद में, इसकी लिपि की गई गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। जब इसको लिखने का, लिपि होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, ढंग। दो चीजें होती हैं, एक तो लिपि होती है और एक क्या होती है, व्याकरण। तो लिपि होती है लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, और व्याकरण होती है शब्दों को क्रम से रखने का तरीका। लिखने का तरीका लिपि, और शब्दों को कौन सा शब्द कहाँ आएगा, कहाँ कर्ता आएगा, कहाँ क्रिया आएगी, कहाँ कर्म आएगा, ये बताता है कौन? व्याकरण। क्लियर हो रहा है ना? तो जब इसमें गुरुमुखी लिपि को शामिल किया गया तो यही लहदा भाषा अंततः बदल गई किसमें? तो वो है आपकी पंजाबी भाषा। कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। क्लियर हुआ? तो पंजाबी भाषा जो है वो किस अपभ्रंश से विकास हुआ है? उसका पैशाची अपभ्रंश से विकास हुआ है। क्लियर? कोई समस्या? एक लास्ट अपभ्रंश और है, उसको हम कहते हैं मराठी अपभ्रंश। कौन सा? मराठी अपभ्रंश। मराठी अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश से आप देखेंगे तो आप मराठी भाषा का विकास हुआ। किसका? मराठी भाषा का विकास। और ध्यान रखना, मराठी भाषा में भी हिंदी के, क्योंकि इसकी सब जो भाषाएं हैं उनकी आदि जननी कौन है? संस्कृत। और ये कहीं ना कहीं हिंदी से ही निकल कर आई, कहीं ना कहीं किससे निकल कर आई? हिंदी से ही निकल कर आई। तो मराठी भाषा में भी आपको हिंदी के शब्द देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? आपकी पंजाबी भाषा है उसमें भी आपको किसके शब्द देखने को मिल जाएंगे? हिंदी के। चाहे वो कुमायूनी भाषा है, गढ़वाली भाषा, उसमें भी हिंदी के शब्द देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? चाहे आपकी भोजपुरी हो, चाहे आपकी छत्तीसगढ़ी हो, चाहे बघेली हो, कोई भी भाषा हो, उसमें भी आपको हिंदी के शब्द देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, कोई समस्या किसी को? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।